Bismillahirrahmanirrahim. So it's our week 2, lecture number 3, and the course is Machine Design and CAD 1. So, lecture number 3, we'll discuss the materials, which is basically the main consideration while designing the machine parts. So, the selection of the material for a machine part or a structure member is one of the most important decisions that the designer is called on to make. The decisions are usually made before the dimensions of the part are to be established. So the thing is, when a designer is usually making or designing a machine part, he is considering the material consideration into the effect. So मेन थिंग आपके पास ये है कि जब कभी भी आप मशीन पार्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं, तो कुछ मटेरियल की जो है वो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं आपके लिए. सो मटेरियल की जो सिलेक्शन है डिज़ाइनर के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है. और जो आपके पार्ट्स के डायमेंशंस हैं वो बाद में इस्टेब्लिश किए जाते हैं आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल. ये क्यों ज़रूरी है? उसका जो मेन पार्ट है आपके पास वो ये है कि अगर आप जो है डायमेंशन जो है ये ज्योमेट्री जो है वो पहले डिज़ाइन कर लें और 2-3 मटेरियल जो हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप उन 2-3 मटेरियल्स को जो है वो टेस्ट करेंगे, जिसके ऊपर आपका टाइम और जो बजट है वो वेस्ट होगा. सो द गुड डिज़ाइनर्स, जो अच्छे डिज़ाइनर्स हैं आपके पास, वो सबसे पहले जो है वो मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद जो है वो डायमेंशनिंग की तरफ जाते हैं. सो आफ्टर चूजिंग द मटेरियल द डिज़ाइनर कैन प्रोपोर्शन द मेंबर सो दैट द लॉस ऑफ फंक्शन कैन बी अवॉइडेड. ये जो मैंने आपको ऊपर बात बताई है. समटाइम्स द टेम्परेचर इफेक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन डिज़ाइन दैन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. यूजुअली जब भी आप कोई भी मशीन पार्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट आपके पास कंसिडरेशन होती है प्रॉपर्टीज़ की, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की हैं. यूजुअली आप लोड का इफेक्ट जो है वो मशीन पार्ट्स के ऊपर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो स्ट्रेस जनरेशन होती है, या आपके पार्ट जो है वो रिलेटिव मोशन के अंदर है, कंप्रेशन हो रही है, एलोंगेशन हो रही है, तो स्ट्रेन का इफेक्ट जो है वो आ जाता है. तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर जो है डिज़ाइनर कंसिडर कर रहा होता है मोस्टली. लेकिन कुछ एप्लीकेशन जो हैं वो हमारे पास ऐसी हैं, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और द आईसी इंजन्स, तो वहाँ पे जो है मटेरियल जो है वो ऐसा भी हो विच कैन बेयर द हाई टेम्परेचर्स एज वेल. सो उस केस में जहाँ पे आपके पास टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो जो आपके पास मशीन का डिज़ाइनर होगा, डिज़ाइन इंजीनियर होगा आपके पास, ही विल ऑल्सो कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑल्सो. नेक्स्ट जो है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल फॉर द इंजीनियरिंग पर्पसेस. The selection of the proper material for engineering purposes is one of the most difficult problem for the designer. The best material is one which serves the desired objective at the minimum cost. ये लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे मैंने आपको ब्रेक इवन एनालिसिस का बताया था, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वी कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द कॉस्ट एंड द क्वालिटी. आपके पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल जो हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे, जो बेस्ट प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते होंगे आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक. बट अगेन आपका जो प्राइस कंस्ट्रेन है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि कस्टमर जो है वो मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए इतनी अमाउंट जो है वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता. सो द बेस्ट मटेरियल इज़ वन विच सर्व द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव एट द मिनिमम कॉस्ट. आपको इन दोनों चीज़ों को, कॉस्ट और क्वालिटी को साइमल्टेनियसली जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा. Following factors should be considered while selecting the material. These are the three factors that should be considered while selecting the material for a design part. अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, सबसे पहले जो चीज़ है कि जो मटेरियल आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपने मशीन के पार्ट के लिए, ईदर दैट मटेरियल इज़ अवेलेबल विद इन योर कंट्री और विसिनिटी, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है या आपका इंडस्ट्रियल यूनिट आपका लगा हुआ है, क्या वो मशीन पार्ट जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है. सबसे पहली जो कॉमन बात है. अगर नहीं है और आपने वो मटेरियल जो है वो किसी और कंट्री से, किसी और शहर से जो है उसको इंपोर्ट कराना है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है. फ्रेट जो है या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो आपकी कॉस्ट को कितना बढ़ा रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा. सूटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल फॉर वर्किंग कंडीशंस इन सर्विस, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि आपका वो मटेरियल जो है आपकी वर्किंग कंडीशन के हिसाब से कितना सूटेबल है. उसके अंदर विद द टाइम कोई
ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं आ रहे, उसकी लाइफ जो है वो एक्सपोनेंशियली कम तो नहीं हो रही। तो ये सारे जो है चीज़ें जो हैं इनको भी आप कंसिडर करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज़ कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। अगेन एज आई सेड अर्लियर कि आपको कॉस्ट और क्वालिटी के दौरान के बिटवीन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आपने जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर देनी है, सबसे पहले जो है वो एंड यूज़र जो है उसको आपने कंसिडर करना है, जिसको आप वो पार्ट या जो मशीन जो है वो बेचने जा रहे हैं, तो उसकी जो है वो पॉकेट कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से जो है वो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो आप सेलेक्ट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरियस मटेरियल्स, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टिपिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड डिफरेंट मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेसेस। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो आपके इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर जो है वो होनी चाहिए। तो इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। नाउ वी आर कंसिडरिंग द मेटल्स। The mechanical properties of the metals are those which are associated with the ability of the material to resist the mechanical forces, या जिनको हम loads कहते हैं, कि ये आपके पास वो properties हैं which can withstand the loads. Now we'll discuss those properties. सबसे पहले जो है जिस mechanical property को हम discuss करेंगे that is strength. It is the ability of the material to resist the externally applied forces without breaking or yielding. तो ये आपके पास क्या है, ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि जो आप एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने मटेरियल के ऊपर या अपने मशीन पार्ट के ऊपर, तो वो जो मशीन पार्ट है उस एक्सटर्नल फोर्स या लोड को जो है वो बेयर कर सके बिफोर इट्स यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग, यानी कि परमानेंट उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होने से पहले पहले तक जो लोड को बेयर करने की कैपेसिटी है दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पार्ट टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड द स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, इसका फॉर्मूला जो है वो प्रेशर की तरह सेम होता है, एफ ओवर ए, लेकिन ये इंटरनल फोर्सेज होती हैं कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है किसी मटेरियल के ऊपर अप्लाई की जाती है तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डिफॉर्म करने की कोशिश करती है आपके मटेरियल को। एज अ रिजल्ट मटेरियल जो है वो रेजिस्ट करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है एक्सटर्नल फोर्स को, उसको जो है वो स्ट्रेस कहा जाता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टिफनेस। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट डेफॉर्मेशन अंडर द स्ट्रेस। तो स्टिफनेस क्या है कि हाउ द स्टिफ पार्ट इज, यानी कि रेजिस्टेंस टू द स्क्रैच, दैट इज नोन एज द स्टिफनेस। ये क्या है कि ये आपके पास रेजिस्टेंस है डेफॉर्मेशन की जब आपका मटेरियल जो है वो अंडर स्ट्रेस होता है, यानी कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे होते हैं। द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस जो है आपके पास ई, दैट इज बेसिकली द मेजर ऑफ स्टिफनेस। इलास्टिसिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल to regain its original shape after deformation when the external forces are removed. जैसे ही आप मटेरियल के ऊपर इलास्टिक या कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई करते हैं, मटेरियल इलोंगेट होता है या कंप्रेस होता है, और जैसे ही वो फोर्सेस जो हैं वो आप रिमूव कर देते हैं, मटेरियल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। मटेरियल के अंदर कितनी इलास्टिसिटी है, यानी कि मटेरियल के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। दिस प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल फॉर द मटेरियल यूज्ड इन टूल्स एंड द मशीन। ये डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है बिकॉज जब फ्लेक्सिबिलिटी या आपकी इलास्टिसिटी होती है मटेरियल के अंदर, तो आपका मटेरियल जो है वो डिफॉर्म जल्दी नहीं होता, बहुत सारे लोड्स के अगेंस्ट या बहुत सारी फोर्सेस के अगेंस्ट में एलोंगेट या कंप्रेस होकर वापस अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच रिटेन्स द डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस अंडर द लोड परमानेंटली। तो इलास्टिक लिमिट जैसे ही क्रॉस होती है तो आपके पास परमानेंट डेफॉर्मेशन हो जाती है आपके मशीन पार्ट या मटेरियल के अंदर। इस प्रॉपर्टी को जो है वो आप प्लास्टिसिटी कहते हैं कि अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द अप्लाइड और द एक्सटर्नल लोड द मटेरियल डिफॉर्म्स कंप्लीटली। और प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसके बाद मटेरियल जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस नहीं आता। इलास्टिसिटी में वापस आ जाता है लेकिन प्लास्टिसिटी में वापस नहीं आता। This property of material is necessary for forging, stamping and other forging work. तो ये जो forging applications हैं जहाँ पे आप मटेरियल को हैमरिंग के साथ जो है डेफॉर्म करते हैं और डिफरेंट शेप्स के अंदर मटेरियल को लाते हैं, तो वो क्या होता है कि आप परमानेंट फेस चेंज प्रोसेस है, स्ट्रिप मेकिंग का प्रोसेस है, स्टैम्पिंग का प्रोसेस है। तो इनमें क्या होता है कि आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक या परमानेंट डेफॉर्मेशन आती है आपके मटेरियल के अंदर और वो एक नई शेप जो है वो उसको ले लेता है।
The fifth property is known as ductility of the material. It is the property of the material enabling it to draw it into the wires with the application of the tensile force. तो डक्टिलिटी क्या होती है कि इस केस में क्या होता है कि मटेरियल जो है आपके पास वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर मौजूद होता है। तो जब आप उसके अंदर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो उस लोड के नतीजे में होता क्या है कि वो जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं मटेरियल की एक दूसरे के ऊपर स्लिप पास होती हैं और वो एक थिन वायर की शेप में जो है वो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी. It is the property of the material enabling it to be drawn into the wires with the application of the tensile force. A ductile material must be both strong and plastic. तो डक्टिलिटी जो है उन मटेरियल के अंदर प्रोमिनेंट होती है जिनके अंदर इलास्टिसिटी का फिनोमेना ज़्यादा होता है। वो मटेरियल जो ज़्यादा हार्ड या ब्रिटल होते हैं उनमें डक्टिलिटी जो है वो नहीं होती और वो मटेरियल जो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं उनके अंदर ये डोमिनेंट डक्टिलिटी का जो है ये फीचर होता है। The next property is brittleness. It is the property of the material opposite to the ductility. ब्रिटल मटेरियल आपके पास वो मटेरियल्स होते हैं कि जिनके ऊपर फोर्सेस जब आप अप्लाई करते हैं तो वो जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म होते हैं, ये टूट जाते हैं। तो अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें तो उस केस में क्या होता है कि इनका जो इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन होता है उसके दरमियान जो है वो डिफरेंस जो है वो काफ़ी कम होता है। आपका मटेरियल जो है वो फ़ौरन से जो है वो ब्रेक हो जाता है, इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द मटेरियल विद द लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन. Seventh is the malleability. It is a special case of ductility which permits the material to be rolled into the sheets. तो आपके पास मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी ये दो चीज़ें हैं। डक्टिलिटी में आप जो है वो मटेरियल के ऊपर अप्लाई लोड करके उसको वायर की शेप में ड्रॉ करते हैं और मेलेबिलिटी में क्या होता है कि आप मटेरियल के ऊपर हैमरिंग या फोर्जिंग की मदद से यू विल रोल डाउन इनटू शीट्स। तो आप क्या है कि उसका डायमीटर जो है वो कम कर रहे हैं। अब मेलेबल मटेरियल शुड बी इलास्टिक बट इज़ नॉट एसेंशियल टू बी सो स्ट्रॉन्ग। तो मेलेबिलिटी भी उन मटेरियल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग होगी जिनके अंदर जो है वो इलास्टिसिटी का फिनोमेना ज़्यादा होगा या जिनके अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट थिंग इज टफनेस. टफनेस जो है ये बेसिकली आपके पास स्ट्रेंथ प्लस डक्टिलिटी दोनों का जो है वो एडिशन है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड लाइक हैमर ब्लोज. द टफनेस ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेज व्हेन इट इज हीटेड. तो टफनेस के अंदर आपकी डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों आते हैं। अब एक मटेरियल टफ है तो उसका क्या मतलब है कि जैसे ही आप उसके ऊपर लोड अप्लाई किया उसकी इलास्टिक लिमिट रीच हुई, यानी कि उसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हुए और उसके अंदर डेफर्मेशन आना शुरू हुई। उसके बाद वो प्लास्टिक रीजन के अंदर गया, उसने और लोड बेयर किया और उसके बाद जो है वो उसका फ्रैक्चर पॉइंट आया। तो हम कहेंगे कि डक्टाइल मटेरियल या वो मटेरियल जो स्लिप पास कर सकते हैं इनटू द लेयर जो उनके अंदर टफनेस ज़्यादा है, उनकी एक्सटर्नल लोड या एनर्जी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। और वो मटेरियल जो ब्रिटल हैं उनमें अगर आप लोड अप्लाई करें तो फ़ौरन से ही वो ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि उनकी इलास्टिक लिमिट या प्लास्टिक रीजन जो है वो बहुत ही करीब है। तो वो मटेरियल जो है वो कम टफ हैं। तो आपका ऐसा मटेरियल जिसको टफनेस शो करनी चाहिए उसके अंदर स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं ये होनी चाहिए। Ninth property is machinability. It is the property of the material which refers to relative case with which a material can be cut. मशीनेबिलिटी आपके पास क्या है कि आप एक जो पार्ट है या एक मटेरियल जो है वो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मशीनेबिलिटी का फिनोमेना क्या होगा कि उसके अंदर जो है मशीनिंग के डिफरेंट प्रोसेस है, लाइक फेसिंग है, टर्निंग है, या आपने लैब के अंदर स्टडी किए हैं नर्लिंग का प्रोसेस है। तो अगर आप मशीन पार्ट के ऊपर या इस मटेरियल के ऊपर ये वाले प्रोसेसेस करें सो ड्यूरिंग द स्टेप फेसेस या ड्यूरिंग दीज प्रोसेस आपका मटेरियल जो है वो ब्रेक ना हो। आप थोड़ा सा पोर्शन कट करने की कोशिश करें तो पूरे की पूरी चिप जो है या पूरे की पूरी लेयर जो है वो मटेरियल के ऊपर से ना उतर जाए। तो आपका जो आप मटेरियल जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर ये जो मशीनेबिलिटी की प्रॉपर्टी है ये भी होनी चाहिए। एंड द 10th वन इज द रेजिलियंस. It is the property of the material to absorb energy and to resist the shock or the impact load. This property is essential for the spring materials. तो जैसे उसने आपको इसके अंदर बताया कि स्प्रिंग के केस में क्या होता है कि शॉक लोडिंग होती है। फॉर द शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम एक बड़ा लोड या एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो एक्ट कर रहा होता है। गाड़ियों में शॉक्स होते हैं, जैसे ही जंप लगता है तो फॉर एन इंस्टेंट
जो है बहुत ज़्यादा लोड जो है वो गाड़ी का जो है वो शॉक से ऊपर आ जाता है और आपकी गाड़ी जो है अप एंड डाउन होती है। तो वो जो मटेरियल यूज़ करना है आपने स्प्रिंग्स के लिए, दैट शुड बी रिजिलियंट। तो वो क्या हो कि वो शॉक लोड जो है फॉर द शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो उनको बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली रिजिलियंस। 11th प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, दैट प्रॉपर्टी इज क्रीप। When a part is subjected to a constant stress at a high temperature for a longer period of time, it will undergo a slow and a permanent deformation, that is creep. क्रीप की प्रॉपर्टी जो है इसको मोस्टली रिलेट किया जाता है विद हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। वो ऐसी सारी एप्लीकेशन मशीन्स की जहाँ पे आपके पास हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व है और उनके नतीजे में स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, या टेम्परेचर के साथ साथ आपका जो पार्ट है वो अंडर लोड भी है। तो उस केस में क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो मटेरियल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। वो क्यों कम होती है? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हीट और स्ट्रेसेस की वजह से परमानेंट डेफॉर्मेशन जो है वो जनरेट होती हैं आपके पार्ट के अंदर। ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज क्रीप। दिस प्रॉपर्टी इज कंसीडर इन डिजाइनिंग द इंटरनल कंबस्शन इंजन, बॉयलर एंड टरबाइंस। तो वो सारी आपके पास मशीन एप्लीकेशन जहाँ पे आपके पास लोड के साथ साथ हीट जनरेशन भी हो रही है, वहाँ पे जो है वो क्रीप को जो है, ये क्रीप का फिनोमेना जो है वो कंसीडर किया जाता है। यानी कि अगर आज मशीन डिज़ाइन हुई है तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जो है उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, उस वक्त उसकी रनिंग एप्लीकेशन जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो जब भी आप क्रीप की बात करेंगे, जब भी क्रीप को डिस्कस करेंगे, तो दो फैक्टर्स को डिज़ाइनर जो है वो अकोमोडेट करेगा। फर्स्ट इज द हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, इन सेकेंड द स्ट्रेसेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 12 प्रॉपर्टीज फटीग। फटीग का केस आपके पास क्या है कि व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू द रिपीटेड स्ट्रेसेस, it fails at the stresses below the yield point. Such type of failure is known as fatigue. अगर कॉमन अगर आप बात करें तो फटीग का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से इंसान जो है वो थक जाता है, दैट इज फटीग। सिमिलर इज द केस फॉर द मटेरियल एज वेल, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अंडर रिपीटेड लोडिंग मटेरियल की जो है स्ट्रेंथ कम हो जाती है अपने यील्ड पॉइंट से भी। तो क्या है कि आपका मटेरियल जो डिजायर्ड पॉइंट है उससे पहले ही जो है वो टूट सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो फटीग कहा जाता है। The last one is basically hardness. It is very important property of the material and has a wide variety of the meaning. It embraces many different properties such as resistance to wear, resistance to scratch, deformation, and the machinability. It also means the ability of the material to cut into another metal. हार्डनेस जो है आपकी किसी भी मटेरियल की, दैट इज रेजिस्टेंस टू स्क्रैच और रेजिस्टेंस टू वियर। आपका जो मटेरियल जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसके अंदर क्या होगा कि इट हैज़ द एबिलिटी टू कट द अनदर मटेरियल। और उसके अंदर क्या कौन सी प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर ब्रिटलनेस ज़्यादा होगी। तो हार्डनेस इटसेल्फ आपके पास क्या है, इट इज़ बेसिकली रेजिस्टेंस टू वेयर या रेजिस्टेंस टू स्क्रैच। यानी कि आपका मटेरियल जो है वो अपोज करेगा रेजिस्ट वियर होने से या स्क्रैच होने से। अगर हम कटिंग मशीन्स की बात करें या कटिंग टूल्स की बात करें तो उनकी टिप्स हमेशा हार्ड रखी जाती है। तो जितनी हार्ड टिप होती है उतनी ज़्यादा जो है आपका जो कटिंग है उसको फ़ायदा होता है। तो वो क्या है, आपके पास मटेरियल जो है वो वियर होने से रेजिस्ट करता है, और जिस मटेरियल को आप काट रहे हैं क्योंकि ये वाला मटेरियल उससे ज़्यादा हार्ड है तो ये उसको कट कर देगा। तो मोस्टली हम देखते हैं कि जहाँ पे भी कटिंग टूल्स होते हैं, डायमंड टिप कटिंग जो है वो डायमंड टिप कटिंग टूल जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपके पास डायमंड की जो हार्डनेस है मटीरियल में वो सबसे ज़्यादा है। तो हार्डनेस जो है ये आपके पास बेसिकली मटेरियल की रेजिस्टेंस है टू स्क्रैच और वियर। यानी कि मटेरियल कह देता है कि बस मैं वियर नहीं होऊंगा, हाँ जो नेक्स्ट पार्ट है उसको मैं वियर आउट या उसको मैं कट कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज बेसिकली हार्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, हाउ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर क्लासिफाइड। द इंजीनियरिंग मटेरियल्स में बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड देयर एलॉयज। ठीक है, तो मेटल और उनके एलॉयज जो हैं ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं ऑटोमोटिव्स के अंदर, टर्बाइंस के अंदर। तो जो मटेरियल्स हैं इससे रिलेटेड वो आपके पास आयरन है, स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और उनके डिफरेंट एलॉयज हैं। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। सेकेंड इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हमारे पास मोस्टली ग्लासेस आते हैं, रबर आती है, प्लास्टिक्स आती है। मटेरियल जो है उनको आप फेरस और नॉन फेरस से भी जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स।
ये मेटल्स के लिए सर। तो आपके पास दो मेजर टाइप्स हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स में आपके पास सारे मेटल्स और उनके अलॉयज, और नॉन मेटल्स में हमारे पास जो मेटल के अलावा हमारे पास ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, सिरेमिक्स है। और फिर मेटल्स को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं टू ferrous and non-ferrous metals. The ferrous metals are those which have iron as their essential part, यानी कि कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, स्टील है, इन सब के अंदर आयरन या कार्बन का कंटेंट जो है वो पाया जाता है। एंड नॉन फेरस जो है वो मेटल्स हैं जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होते हैं, और मेटल्स होते हैं जैसे आपके पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, टिन है, जिंक है। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन जो है वो आप मटेरियल को जो है वो यूज़ करते हैं। Ferrous metals. Ferrous metals are those which have iron as their main constituents. The ferrous metals commonly used in engineering practice कौन से हैं ये कास्ट आयरन है, आपके पास रॉट आयरन है, स्टील है और एलॉय स्टील है। अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो इसमें कार्बन कंटेंट्स जो हैं वो वेरी करते हैं आपके पास 1.7% टू 4.5%। तो जो कार्बन के कंटेंट हैं फॉर द कास्ट आयरन दैट आर 1.7 टू 4.5% ऑफ कार्बन जो है वो इनका एसेंशियल पार्ट होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन विच मेक इट अ वैल्यूएबल मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग पर्पज इज इट्स लो कॉस्ट, क्योंकि अबंडेंट मटेरियल है आपके पास। गुड कास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स, आप इसको इजीली कास्ट कर सकते हैं, यानी कि आप इसको पिघला के और इंगोट्स में और मुख्तलिफ शक्ल में जो है वो इसको ढाल सकते हैं, दैट इज कास्टिंग। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसकी, कंप्रेसिव लोड्स को जो है वो बियर करता है। बियर रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि हार्डनेस भी अच्छी होगी। एंड एक्सेलेंट मशीनेबिलिटी, तो आप इसको मशीन के ऊपर किसी भी शेप के अंदर जो है वो ढाल सकते हैं। तो दैट्स वाई कास्ट आयरन इज यूज मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। अगर हम रॉट आयरन की बात करें, इट इज़ प्योरेस्ट आयरन। रॉट आयरन जो है ये प्योर आयरन होता है जिसके अंदर 99.5% आयरन जो है वो मौजूद होता है। और इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें जो कार्बन कंटेंट्स है आपके पास वो काफ़ी कम होते हैं, 0.020% आपके पास कार्बन होता है। और इसके अलावा इसमें सिलिकॉन जो है वो प्रेजेंट होता है 0.120%। इसके अलावा सल्फर के कंटेंट्स होते हैं 0.018%। फिर आपके पास फास्फोरस के कंटेंट्स होते हैं 0.020%। फिर इसके अंदर स्लैग्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट जो है वो आपके पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इम्प्योरिटी का आपके पास जो परसेंटेज है दैट इज़ वेरी मिनिमम 0.070, और बाकी जो है 99.5 टू 99.9% जो है वो आपके पास प्योर आयरन होता है। इट कैन ईजिली बी फोर्स्ड एंड वेल्डेड, यानी कि आप इसके ऊपर अगर लोड अप्लाई करें तो इसके लेयर जो है वो एक दूसरे के अंदर स्लिप पास कर सकती हैं। तो डक्टाइल मटेरियल है ये। इट इज़ यूज फॉर चेन, क्रेन, हुक्स, रेलवे कपलिंग एंड वाटर स्टीम पाइप्स। तो जो है ये वाली एप्लीकेशन जो है इनके अंदर रॉट आयरन जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एलॉय स्टील है। अगर आप एलॉय की बात करें तो एलॉय में क्या किया जाता है, डिफरेंट जो है वो मटेरियल्स को कंबाइन करके डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज जो है वो अचीव की जाती हैं। तो एलॉय में क्या होता है कि सिंगल मटेरियल से सुपीरियर क्वालिटी जो है वो जनरेट की जाती है विद एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू मटेरियल्स। ऑल्दो अ प्लेन कार्बन स्टील इज एन एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन। अगर हम कार्बन स्टील की भी बात करें तो उसके अंदर भी आपके पास आयरन और कार्बन दोनों हैं, यानी कि वो इटसेल्फ एलॉय है। लेकिन विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज, यानी कि ये छोटे मेटल्स अगर इनके अंदर हम डाल दें, मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर एंड फास्फोरस, ये वाला जो हमारे पास स्टील होता है इसको जो है वो एलॉय स्टील कहा जाता है। एलॉय स्टील इज अप्लाइड व्हेन मोर with one and more elements are other than carbon are introduced in sufficient quantities to modify the properties of the steel। तो इसके अंदर क्रोमियम है। द एडिशन ऑफ द क्रोमियम मोड इज मोर डक्टाइल देन द स्टील ऑफ द सेम हार्डनेस प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपल इंक्रीज इन द कार्बन कंटेंट। तो अगर आप क्रोमियम डाल देंगे अपने स्टील के अंदर तो ये ज़्यादा डक्टाइल हो जाएगा। फिर आप इसके अंदर निकल ऐड कर सकते हैं। द एडिशन ऑफ निकल इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ विदाउट डिक्रीजिंग द डक्टिलिटी। तो आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और डक्टिलिटी को भी आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जब आप इसके अंदर निकल डाल सकते हैं। इसी तरह आप इसके अंदर मैग्नीज डाल सकते हैं, सिलिकॉन डाल सकते हैं, मोलिब्डेनम आपके पास मेटल है, वेंडिनियम है, टंगस्टन है। तो ये सारे के सारे जो है वो आप इसके अंदर मेटल्स डाल के जो है एलॉय जो है वो स्टील के जो है वो जनरेट कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील और द
corrosion resistant steel। तो वाटर एप्लीकेशन या ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे आपके पास जो मेटल है उसके क्रोजन का आपके पास खतरा होता है, तो वहाँ पे जो है हम ऐसा एलॉय जो है वो यूज़ करते हैं जो क्रोजन रेजिस्टेंस हो या क्रोजन फ्री हो। तो स्टेनलेस स्टील जो है ये आपके पास इसका बेसिक आंसर है। आयरन बेस्ड एलॉयज कंसिस्टिंग एटलीस्ट 12% क्रोमियम आर कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। तो वो आपके पास आयरन एलॉय जिनके अंदर 12% क्रोमियम प्रेजेंट होता है, दे आर नोन एज स्टेनलेस स्टील्स। द मोस्ट important characteristic of these steels are their resistance to the corrosion। ठीक है, तो ये जो क्रोसिव एप्लीकेशंस है वहाँ पे जो है इनको यूज़ किया जाता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील आर, अब इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स है, मेटासेंट्रिक है, फेरेटिक है, ऑस्टेनेटिक है। सबसे पहले आप जो है मार्टिसेंटिक स्टेनलेस स्टील की हम बात करेंगे। मार्टिसेंटिक की अगर बात करें द क्रोमियम स्टील कंटेनिंग 12 to 14% ऑफ द क्रोमियम, और जो कार्बन कंटेंट्स हैं वो 0.12 से 0.35% तक जो है वो इस स्टेनलेस स्टील के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। दीज स्टील्स में बी यूज वेयर द क्रोजन कंडीशंस आर नॉट टू सीवियर, यानी कि मॉडरेट कंडीशंस हैं आपकी, जहाँ पे ज़्यादा सीवियर क्रोजन कंडीशंस नहीं है, वहाँ पे इसको आप यूज़ करते हैं। लाइक आपके पास हाइड्रोलिक एप्लीकेशंस हैं, स्टीम और ऑयल पंप्स हैं, यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आप मार्टिसेंटिक स्टेनलेस स्टील जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। द स्टील्स कंटेनिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ क्रोमियम, यानी कि 14 से ज़्यादा 16 to 18%, तो वहाँ पे जो है आप फेरेटिक स्टील को जो है वो यूज़ करते हैं। दीज स्टील्स हैव बेटर क्रोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देन मार्टिसेंटिक stainless steel, and they possess good ductility and mainly used as sheet or the strips for cold forming and pressing operation। तो जैसे ही आप क्रोमियम की जो परसेंटेज है बढ़ाते जाते हैं, आपका जो स्टेनलेस स्टील है वो मोर क्रोसिव रेजिस्टेंस होता जाता है। जब आप 12 से 14 के दरमियान प्रेजेंट होंगे तो ये अब मार्टिसेंटिक होगा, मॉडरेट एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ करेंगे। फिर अगर फेरेटिक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम की जो एडिशन है वो 16 से 18% तक होगी। ठीक है, तो ये बेटर आपके पास क्रोजन रेजिस्टेंस होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। एंड द लास्ट वन इज ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। दिस टाइप ऑफ स्टील कंटेन हायर कंटेंट्स ऑफ बोथ क्रोमियम एंड निकल, यानी कि 18% से जो ऊपर आएगा वो ऑस्टेनेटिक होगा, और इसके अंदर निकल भी जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट होगा। सिंस इट प्रोवाइड्स excellent resistance to attack by many of the chemicals, therefore it is extensively used in the chemical, food, paper making and other dyeing industries। क्रोजन जो है उसका जो मेन आपके पास कह लें कि एलिमेंट जो है वो वाटर है, लेकिन इससे सीवियर जब आपके पास एप्लीकेशन होगी, लाइक आपके पास एसिड इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, जहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट्स हैं या आपके पास जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा क्रोसिव है, तो उस केस में जो है जो पार्ट डिज़ाइन करेंगे वो आप ऑस्टेनाटिक स्टील के डिज़ाइन करेंगे कि ये जो है बेसिक क्रोजन के साथ साथ जो एसिड अटैक्स हैं या और केमिकल अटैक्स हैं उनको भी जो है वो बियर कर सकते हैं, उनको रेजिस्ट कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग। तो दैट इज़ ऑस्टेनाटिक स्टेनलेस स्टील। नॉन फेरस मेटल्स की अगर हम बात करें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द नॉन फेरस मेटल्स आर दोज विच कंटेन अ मेटल अदर देन आयरन एज देयर चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें सबसे पहले जो एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है एलुमिनियम। एलुमिनियम की हम इसलिए बात करें कि ये लाइट वेट होता है और टू सम एक्सटेंट इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, लेकिन लाइट वेट होने की वजह से इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है फॉर द एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। आजकल अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो इस तरह की ऑटोमोटिव या इस तरह की कार्स आ रही है जो लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर वर्जन। हम एक बात उनके अंदर करते हैं कि जी आजकल जो प्रोड्यूस हो रही है ऑटोमोटिव, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जैसे इम्पैक्ट आता है या आपकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट होता है वो पूरी की पूरी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन आपके जो पुराने मॉडल्स थे गाड़ियों के, आज भी अगर उनका एक्सीडेंट होता है तो दे कैन विथस्टैंड, और दूसरा जो है वो रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन आज अगर आपकी गाड़ी का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो जाए तो वो रिपेयर नहीं होता उसकी बॉडी का, बल्कि वो नया डालते हैं। अगर वो आपके पास फेंडर है या आपके पास फ्रंट बोनट है या आपके पास डोर्स हैं या बैक पैनल्स हैं, तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग का जो काम है वो मुश्किल है, क्योंकि अब जो है वो ज़्यादा एलुमिनियम यूज़ किया जा रहा है, पहले जो है वो मेटल या आयरन जो है वो यूज़ किया जाता है।
एलुमिनियम क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज ये लाइट वेट है। तो जैसे ही आप लाइट वेट मेटल यूज़ करते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी का जो है वो वेट कम हो जाता है, और उससे जो है वो फ्यूल एवरेज और वो बाकी सारे जो प्रोसेस हैं इम्प्रूव डिज़ाइन के, आजकल हम देखते हैं कि गाड़ियों की फ्यूल इकोनॉमी अच्छी है या उनके अंदर और दूसरे तीसरे फीचर्स हैं, वो इन मटेरियल्स की वजह से आए कि जैसे जैसे आप मटेरियल्स को स्टडी करते जा रहे हैं तो उनके अंदर जिद्दत आती जा रही है, और आप जो है वो डिज़ाइंस को जो है वो इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। द हाई रेजिस्टेंस टू द corrosion and its non-toxicity makes it a useful metal for cooking utensils under ordinary conditions, and thin foils are used for wrapping food items. It is extensively used in aircraft and automobile components where saving the weights would be advantageous. मैंने अभी आपको जैसे बताया है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसका तो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा जो दो प्रॉपर्टीज़ इसकी डिज़ायरेबल हैं वो क्या है कि एक तो जो है रेजिस्टेंस, ये क्रोजन रेजिस्टेंट है कि जल्दी जो है इसको जंग नहीं लगता। सेकेंड वन इज़ द नॉन टॉक्सिटी, नॉन टॉक्सिक है तो आप फूड एप्लीकेशन, आपने देखा होगा कि एलुमिनियम फॉयल जो है वो डिफरेंट कुकिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ की जाती हैं, और बहुत सारे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो एलुमिनियम के हैं, नॉन स्टिक्स हैं और इस तरह के जो हैं। दीज आर द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलुमिनियम, और इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है एलुमिनियम को जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नॉन मेटल इज़ कॉपर। It is one of the most widely used non-ferrous metal in the industry. It is largely used in making electric cables and wires for the electric machinery and appliances, in electrotyping and electroplating, and it making coin and household utensils. तो कॉपर जो है वो मोस्टली आपके पास, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई इट इज़ यूज इन द वायर मेकिंग एंड ऑल दीज स्टफ्स। तो इलेक्ट्रिकली जो है वो इसकी प्रेजेंस ज़्यादा है। अदर मटेरियल जो हैं वो आपके पास गन मेटल है, थिन, आपके पास लेड है या टिन है। तो अगेन उनकी कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं और उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। द नॉन मेटेलिक, अगर आप इससे पहले हम मेटल्स को हमने डिस्कस किया फेरस और नॉन फेरस को, अब अगर हम नॉन मेटल्स को बात करें, द नॉन मेटेलिक मटेरियल्स आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस ड्यू टू देयर लो डेंसिटी, लाइट वेट है ये, लो कॉस्ट, इजी टू मैन्युफैक्चर हैं, फिर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इंसुलेटर्स हैं ये। सम ऑफ द एक्सटेंसिवली यूज्ड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स आर, सबसे पहले अगर आप बात करें तो ये पॉलीमर है आपके पास, यानी कि प्लास्टिक्स हैं। द प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक मटेरियल्स विच आर मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अंडर द प्रेशर एंड हीट विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो प्लास्टिक्स जो हैं वो मोस्ट वाइडली यूज आजकल का मटेरियल है, और इसकी फर्दर आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं, पेट है, और इसके पास आपके पास और बहुत सारी टाइप्स हैं, नायलॉन है, और इस तरह के सेवरल मटेरियल जो हैं वो आपके फूड एप्लीकेशन में अगर आप देखें, पैकिंग एप्लीकेशन में देखें, तो सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो आजकल प्लास्टिक हो रहा है। तो वो सबसे जो मेन रीज़न है वो इसका लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, लो डेंसिटी है, ईज़िली अवेलेबल है, अबंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ईजी है, इसके प्लांट जो हैं वो बहुत सस्ते हैं। जो मेन इशू है वो इसकी रिसाइकलिंग है, ये जो है डीके नहीं होता, नेचुरली प्रेजेंट आपके पास मटेरियल नहीं है, तो इसको जो डिस्पोज करने का मसला है वो सबसे ज़्यादा। बाकी जो है इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिज़ायरेबल है, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात है वो क्योंकि ये डीके नहीं होता है इनटू द नेचर, तो इसको जो डिस्पोज करने का जो इशू है वो मेन हिंड्रेंस है। सेकंड इज़ द रबर, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द नेचुरल प्लास्टिक, क्योंकि ये आपके पास ट्री से ऑब्टेन होती है तो ये नेचुरल प्लास्टिक है। इट इज़ रेजिस्टेंस एब्रेशन, हीट स्ट्रॉन्ग एंड फेयरली यूज। तो हीट या एसिड एप्लीकेशन वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, तो इट कैन विदस्टैंड एसिड अटैक, बेसिक अटैक, अल्कलीज या अल्कलाइन अटैक्स जिन्हें कहा जाता है। उसके अलावा जो है इलास्टिसिटी जो है वो मेन इसकी प्रॉपर्टी है, इलास्टिक मटेरियल जो है वो रबर से गेट किए जाते हैं। Third is the leather. It is very flexible and can withstand considerable wear under suitable condition. It is extremely used for the power transmission, belting and packing of the washers. तो leather जो है वो mostly जो है वो आपके पास बेल्ट एप्लीकेशंस हैं, पुलिस के ऊपर जो बेल्ट्स होती हैं, आपकी बेल्ट ड्राइव एप्लीकेशन है, वहाँ पे लेदर बेल्ट जो है वो यूज़ की जाती हैं। फिर जहाँ पे आपने वाइब्रेशन कंट्रोल करना होता है पैकिंग की जगह, या एज इन प्लेस ऑफ वॉशर जो है वो लेदर यूज़ किया जाता है।
और इसके अलावा ये जितनी आपकी क्लोथिंग की इंडस्ट्री है यहाँ पे भी जो है वो लेदर को जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर आपके पास फोर्थ मटेरियल इज फ्रोडो। It is a trade name given to the asbestos, like with lead oxide. It is generally used friction lining for the clutches and the brakes. जहाँ पे हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा होती है और आग लगने का खतरा होता है, तो वहाँ पे एस्बेस्टस जो आपके पास नॉन मेटल है इसको यूज़ किया जाता है, इसको आग नहीं लगती। तो ये जो आपके क्लच प्लेट होती है इसमें बार बार लिंक होना होता है, इंगेज डिसंगेज होना होता है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हीट जनरेट होती है, तो आग लगने का खतरा होता है। इसी तरह आपके ब्रेक पैड जो होते हैं, उन्होंने जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक पैड्स क्या करते हैं, क्लैम्प कर लेते हैं आपकी डिस्क को, तो वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होती है, तो वहाँ पे भी आपके पास फायर कैचिंग का या आग लगने का जो है वो खतरा होता है। तो इन सारी एप्लीकेशंस के अंदर जो है एस्बेस्टस जो मेटल है, नॉन मेटल है, ये यूज़ किया जाता है। तो ये दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द मेटल्स। इफ टू पीसेस ऑफ अ मेटल विद अ सिमिलर कॉम्पोजिशन, फॉर एग्जांपल कॉपर एंड कॉपर, टच इन स्पेस, दे इंस्टेंटली बिकम वन। दिस प्रोसेस कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। यानी कि आप दो सेम पीसेस किसी भी मटेरियल के अगर आप स्पेस में ले जाएं तो वो एकदम जुड़ के जो है वो एक हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को जो है वो कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। ये स्पेस के अंदर प्रॉपर्टी है फॉर द लिंकिंग ऑफ द metals. So that was all from today's lecture. I hope you have understood some of the properties which are related to the metals. Inshallah, we'll meet next time. Thank you so much.